नमस्कार, मैं एसडीसी चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगरौली। यदि किसी का पोलियो मार दिया हो या पैर में कोई विकलांगता हो, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ कैलीपर भी बनाते हैं हड्डी टूटने के बाद। ये चेयर है, ये चेयर में क्या करते हैं, बच्चे को बैठाते हैं और इस बच्चे को मतलब जो बच्चा बैठ नहीं पाता उनको बैठा के हम लोग सपोर्टेड सिटिंग कराते हैं। आपका पहले क्या समस्या थी और कैसे समाधान हो रहा है? समाधान आपका ये जो पैर में लगा है वो उसके थे। नहीं सर, रोना नहीं है, आप तो चल पा रहे हैं। जिसको लकवा मार देता है ना, पैरालिसिस हो जाता है, हेमीपैरालिसिस उसको बोलते हैं, ताकि जिसका एक पैर फुट ड्रॉप में चल रहा है, लटकते हुए पैर चल रहा है, उनके लिए ये सपोर्ट के लिए रहता है। जो पेशेंट होते हैं जिनको कान से कम सुनाई देता है उनकी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप देख रहे हैं S1 न्यूज़। आज हम लोग आए हैं बेढ़न में ट्रॉमा सेंटर के ऑपोजिट साइड में, जो कि है जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में। ये संचालित है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग सब डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और कैसा काम बनता है यहाँ पे हम सब देखेंगे। अभी हम लोग आ गए कैंपस के अंदर और अभी है ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट में। अभी सर से जानकारी लेंगे इस डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस विभाग में काम करने द्वारा। तो चलिए, नमस्ते सर, आप थोड़ा नमस्ते, मेरा नाम मुकुल है और मेरी सहयोगी राधा है। ये प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग निर्माण विभाग भी बोलते हैं। यहाँ पर कृत्रिम पैर बनता है, कृत्रिम हाथ बनता है और सहायक उपकरण का मतलब होता है ऑर्थोसिस, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेमन भाषा में बोलते हैं, कैलीपर बोलते हैं। यदि किसी का पोलियो मार दिया हो या पैर में कोई विकलांगता हो, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ कैलीपर भी बनाते हैं हड्डी टूटने के बाद। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पैर का एक हमने नाप लिया, पैर का नाप लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव कास्ट बोलते हैं। इस नाप में फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर डालते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर डालते हैं और इसको हार्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इसी चीज़ को इस फॉर्म में लाते हैं, इस फॉर्म में, और लाने के बाद हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम इस जो मोल्ड है, जो पीओपी मोल्ड बना है, इसको तोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, सिर्फ सॉकेट मिलता है, सिर्फ सॉकेट, इस तरह का खाली सॉकेट मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइनर है, यही सॉफ्ट लाइनर है और ये सॉकेट मिल गया। इसी सॉकेट में फिर क्या करते हैं हम लोग, पायलन ट्यूब है, इससे क्या होता है, इसमें लंबाई इसकी बढ़ा घटा सकते हैं। जब आप जयपुर का या पुराने पैर को देखेंगे, उसमें लंबाई आप कम बेसी नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। इसमें इसका एंगल को, कोण को झुकाना है, कुछ भी करना है, इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, पंजा लगा देते हैं, इस तरह से एक पंजा लगाते हैं। इस पंजे में भी क्या होता है कि पंजा आपका यदि बाहर की ओर करना है, पंजा को अंदर की ओर करना है, लंबाई घटाना बढ़ाना है, पंजा को रिप्लेस करना है, पीछे से नट से घुमा देंगे, पंजा टूट गया, नया पंजा बदल देंगे, 2 मिनट का कार्य है। तो ये जो पैर है, ये हमारे जो एक नेचुरल पैर होता है, जो हम बोलते हैं हमारे अपना पैर शरीर में है, उसमें भी एक हड्डी होती है बीच में मोटी सी, तो इसको हम बोलते हैं पायलन बोलते हैं। ये हमारे टीबिया हड्डी के सिमिलर है, जो हमारा नेचुरल पैर है। जयपुर फुट और जो पैर होते, जो पैर आते हैं जिसमें आप देखते होंगे पूरा पैर एकदम बाहर से है, उसमें आदमी का वजन दीवाल वाल होता है ना, उसके थ्रू जाता है। लेकिन ये नेचुरल है, जैसे हमारे शरीर में नेचुरली पैर में वजन कौन लेता है, हड्डी लेता है, मांसपेशी वजन नहीं लेते हैं। तो ये हड्डी के सिमिलर बनाया गया है। अभी सिंगरौली में ये पैर लगा के कितने लोगों को आराम मिल चुका है, अगर बताएंगे तो? जो ये संस्था है, ये फुली फंक्शनल जो हुआ है जुलाई 21 से। संस्था की स्थापना हुई थी आपको जनवरी में 21 में, लेकिन कोरोना के बाद जुलाई से काम करना संस्था शुरू किया। जुलाई से अभी तक वर्तमान में 110 पैर, 110 पैर है, अलग अलग दिव्यांगों को लगाया जा चुका है। कृत्रिम पैर, कृत्रिम अंग और हाथ मिला करके है लगाया जा चुका है। उसके अलावा इस तरह के जो कैलीपर आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर कैलीपर बोलते हैं, और ये हो गया कन्वेंशनल कैलीपर।
कन्वेंशनल कैलिपर थोड़ा भारी होता है और मॉड्यूलर कैलिपर थोड़ा सा हल्का होता है और कंफर्टेबल होता है। तो इस तरह के जो कैलिपर्स हैं और मॉडिफाइड शूज हो गया, इस तरह की जो चीज़ है करीब करीब हम लोग ने 280 लोगों को अभी तक 3 साल में प्रदान किया है। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो पैर देख रहे हैं आप यहाँ पे दिखाए, तो कितने आदमी को मतलब सिमिलर बना देते हैं? जैसे कि हम लोग का नॉर्मल पैर है और ये आर्टिफिशियल है, तो उन लोगों का एक्सपीरियंस कितने हद तक सिमिलर होता है, नॉर्मल एक्सपीरियंस और आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस? मैम ये डिपेंड करता है जो दिव्यांग है उनका पैर किस जगह से कटा है और पैर में समस्याएं कितनी है। यदि पैर की लंबाई अच्छी है पैर कटने के बाद, यदि घुटने के नीचे पैर कटा हुआ, घुटने के नीचे पैर कटा है किसी का और लीवर कम से कम 4 इंच है पैर बचा हुआ घुटने के नीचे 4 इंच या उससे ज़्यादा है, तो वैसे लोग तो बिल्कुल हमारी और आपकी तरफ बिल्कुल सामान्य होकर चलते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि जिन दिव्यांगजनों को हमने पैर दिया है वो इंडिपेंडेंट वॉक करे बिना किसी बैसाखी, बिना किसी छड़ी के। हम लोगों ने कई लोग को दिया है और आपको इसके कुछ हमारे पास वीडियोस भी हैं, वो आपको हम शेयर करेंगे। यदि पैर घुटने के ऊपर कटा है तो वो भी सामान्य हो जाते हैं, लेकिन उनका जो गेट पैटर्न होता है और जो उनका चलने का पैटर्न होता है डेफिनेटली नेचुरल जैसा नहीं होता है, नेचुरल के क्लोज होता है, नेचुरल के जैसा नहीं होता है। चलिए अब हम मैम से भी थोड़ा बात करते हैं और मैम क्या काम कर रहे वो मैम हमको थोड़ा दिखाएंगे। जी नमस्ते, मैं राधा शाकिर P&O असिस्टेंट हूँ। मैं यहाँ पे मैं अभी मॉडिफाई शूज़ बना रही हूँ। फ्लैट फुट का जो केस रहता है उनको मॉडिफाई शूज़ देना ज़रूरी रहता है, ठीक है, ताकि जो उनका फ्लैट फुट होता है वो नौकनी में जाता है, उस नौकनी को रोकने के लिए मॉडिफाई शूज़ देना बहुत ज़रूरी है उनको, हाँ ना। तो मैं वही काम कर रही हूँ। ये एक एफओ है, हाँ ना, जिसको लकवा मार देता है ना, पैरालिसिस हो जाता है, हेमीपैरेसिस उसको बोलते हैं, ताकि जिसका एक पैर फुट ड्रॉप में चल रहा है, लटकते हुए पैर चल रहा है, उनके लिए ये सपोर्ट के लिए रहता है। इसका एफओ इसको बोलते हैं एंकल फुट ऑर्थोसिस इसका नाम है, और ये इसको लगाने पे 90 डिग्री पे एंकल को रोकता है ये, हाँ ना। तो इसका काम यही है। फुट ड्रॉप सेंसेशन कैसा होता है, जैसे पैर घूम जाता है जैसे बोल रहे हैं, ये सपोर्ट करता है? हाँ, ये सपोर्ट करता है, उस चीज़ को रोकता है, जो बीमारी बढ़ती है उस चीज़ को रोकने में ये मदद करता है ना। इसलिए इसका नाम एंकल फुट ऑर्थोसिस है। अभी हम लोग फिजियोथेरेपी विभाग में हैं और मैम हम लोग को यहाँ की सब जानकारी देंगे, तो जुड़े रहिए। ये हमारा फिजियो यूनिट है, फिजियोथेरेपी यूनिट है, ये एडल्ट यूनिट है, और हमारा ये बाजू में है पीडियाट्रिक यूनिट मीन्स चाइल्ड यूनिट। यहाँ पे ये फिजियो यूनिट में जैसे ये डिसेबिलिटी के जैसे हेमीपैरेसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, उनके पेशेंट आते हैं, और बैक पेन और सर्वाइकल पेन और जो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस उनके पेशेंट आते हैं। एक एक करके आपको मशीन के बारे में बता देते हैं। ये है ट्रैक्शन मशीन। ये ट्रैक्शन मशीन आपको बैक पेन के पेशेंट स्पेशली पीआईबीडी का फुल फॉर्म है प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क में काम आती है। फिर उसके बाद ये है हमारी शॉर्ट वेव डाइथर्मी। शॉर्ट वेव डाइथर्मी हमारी बैक पेन के पेशेंट, सर्वाइकल के पेशेंट या कोई भी टाइप के पेशेंट में काम आती है। ये एक्चुअली ये हीट थेरेपी है। और ये है इलेक्ट्रोमसल स्टिमुलेटर है। ये इलेक्ट्रोमसल स्टिमुलेटर जो है जो पैरालिसिस के होते हैं उन मसल को स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेशन दिया जाता है, उनके लिए होती है। और वो है अल्ट्रासाउंड है। इसमें अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स के थ्रू मसल्स को हील किया जाता है, जैसे किसी पर्टिकुलर मसल्स में प्रॉब्लम है तो। और वो है आईएफटी के जैसे बैक के पेशेंट होते हैं बैक पेन के या फिर सर्वाइकल पेन के, तो उनको वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन एरिया बढ़ा के उस का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल के फिर उसमें पेन रिलीज किया जाता है। अब आगे चलिए तो ये है हमारा क्वाड्रिसेप्स चेयर है। ये अर्थराइटिस पेशेंट के काम आती है, अर्थराइटिस पेशेंट के एक्सरसाइज करने के काम आती है। ये है हमारा वैक्स बाथ। वैक्स बाथ जो है जैसे पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस के बाद उन पेशेंट में काम आती है, उनको अप्लाई करके उनकी स्टिफनेस को रिलीज किया जाता है। ये जैसा आप देख रहे हैं ये शोल्डर पुली है। ये शोल्डर के पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के रिलीज किया जाता है। ये है शोल्डर व्हील और ये इसमें शोल्डर को इसमें 360 डिग्री इसमें हैंड से रिवॉल्व करना होता है। और ये है हमारी साइकिलिंग चेयर जो कि अर्थराइटिस के पेशेंट और ये सब में काम आती है।
अभी हम लोग चाइल्ड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं और मैम हम लोग को यहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे। ये है हमारा ये लेज़र थेरेपी है। ये मतलब मसल्स की टिश्यू को हील करता है, स्कार टिश्यू को ये हील करता है। ये IFT है, जैसे कि उस रूम में है, इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये अल्ट्रासाउंड यूनिट है। और यहाँ पे ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, ये बच्चों जैसे जो बच्चे इंडिपेंडेंट बैठ नहीं पाते हैं आफ्टर 6 मंथ, एक उनका एक वो होता है डेवलपमेंटल का टाइम होता है। जैसे कि उनको 3 मंथ में उनका नेक रोटेशन होना चाहिए, नेक ऊपर उठना चाहिए, 6 मंथ में बच्चा बैठ जाना चाहिए, और 8-9th मंथ में बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाना चाहिए, और 11-12th मंथ में वो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट वॉक कर देना चाहिए। तो जो उस बच्चे में डेवलपमेंटल डीले जो होता है, जैसे कि ये चेयर है, ये चेयर में क्या करते हैं, बच्चे को बैठाते हैं और इस बच्चे को मतलब जो बच्चा बैठ नहीं पाता उनको बैठा के हम लोग सपोर्टेड सिटिंग कराते हैं, और उनको यहाँ सामने कोई टूल्स वूल्स दे देते हैं या फिर कोई खेलने के इक्विपमेंट दे देते हैं। और ये सब हमारे यही है, बच्चों के लिए है। ये रिंग है, इससे बच्चे की ये जो होती है मोटर डेवलपमेंट होता है, जैसे मोटर पॉइंट्स होती हैं हाथ की, वो डेवलप होती हैं। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये है ADL बोर्ड, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये हमारे लिए काफ़ी आसान दिख रहा है, पर उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो ये चीज़ें उससे ये डील कर रही हैं, जैसे ये है, तो उनको अपने डेली लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का ये बोर्ड है। और आप ये देख सकते हैं, ये बच्चे को क्या नाम है, उनकी ग्रिपिंग के लिए सिखाया जाता है, उनके फाइन और मोटर डेवलपमेंट के लिए, फाइन और मोटर ग्रिपिंग के लिए। और ये हम बच्चों को, जैसे मैंने बताया, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ये भी सिखाते हैं हमको। ये देखिए, शू लेसिंग हो गया, और फिर उसके बाद ये है, और ये पूरी चीज़ें एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के हैं। अभी हम लोग ऑडियोमेट्री डिपार्टमेंट में हैं और डॉक्टर हम लोग को सब कुछ विस्तारित बताएंगे। चलिए। ओके, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ DDRC ये जो सेंटर है, ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, जो अंडरटेकिंग है रेड क्रॉस के, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंडरटेकिंग है, और उसी के माध्यम से ये संस्था हम लोग की पिछले 3 वर्ष से संचालित है। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो मेडिकल फैसिलिटी है वो दी जाती है, जिसमें अभी आप ऑडियोमेट्री डिपार्टमेंट में उपलब्ध हैं। तो आइए मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताते हूँ। तो जैसा ये सब देख पा रहे हैं, ये जो है ये ऑडियोमेट्री बूथ रूम बोलते हैं इसको ये साउंड प्रूफ रूम है, जिसमें हम जो पेशेंट होते हैं जिनको कान से कम सुनाई देता है, उनकी यहाँ पे टेस्ट करते हैं। और ये ऑडियोमीटर जैसे कि देख पा रहे हैं, ये लाबार्ट ऑडियोमीटर है, जो यहाँ से ये पोर्टेबल ऑडियोमीटर है, ये कनेक्ट है इस बूथ रूम से। और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, आइए देखिए अंदर से, ये साउंड प्रूफ रूम है। यहाँ पे पेशेंट को बैठा करके उसका कान का टेस्ट किया जाता है, और इस रूम में कहीं से भी बाहर का कोई भी सोर्स सुनाई नहीं देता है, ठीक है। और जो भी पेशेंट आते हैं उनको बैठा करके उनको यहाँ से टेस्ट करते हैं, और वो वहाँ उसके माध्यम से वो देखते हैं कि और ये पेशेंट वहाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो उसमें मशीन से ही पता चलता है। अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ओके। आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। आप साउंड प्रूफ रूम को कवर करिए, देखिए किस तरह से कितना बेहतरीन बना हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आइए अभी दोबारा दिखाते हैं, ये दूसरी मशीनें हैं। इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री मशीन है ये हमारी, और ये अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं, इस ऑडियोमेट्री मशीन से हम ये टेस्ट करेंगे कि जो पेशेंट है उनके अभी क्या है, उस टेस्ट में जो पोर्टेबल ऑडियोमीटर है जिसको PTA टेस्ट बोलते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि हमको कितने डेसिबल का हियरिंग लॉस है, यानी कितना डेसिबल का हियरिंग लॉस है टोटल। लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमें हियरिंग लॉस तो है, यानी हमको कान से सुनने में कम सुनाई देता, लेकिन किस रीजन से, आपको आउटर ईयर में प्रॉब्लम है, या मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है, या इनर ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बूथ में आपको डेसिबल पता चलेगा। PTA जो टेस्ट है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, उसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि हमको कितने डेसिबल का हियरिंग लॉस हुआ है। लेकिन बाकी जो ये मशीनें हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे ये पता चलेगा कि मेरे जो कान में प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है, मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है या फिर इनर ईयर में, ठीक है। तो ये जो मशीन जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मशीन, ये इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री मशीन। तो इससे ये हमें पता चलेगा कि हमारे मिडिल ईयर में कहाँ प्रॉब्लम, यानी हमारे कान के पर्दे में छेद है,
तो इसलिए मिडिल ईयर में क्या होगा, टेस्ट करेंगे तो इस मशीन से पता चलेगा कि साउंड क्या हमारा मिडिल ईयर से इनर ईयर में जा रहा है कि नहीं। और अगर जा रहा है, मतलब अगर नहीं जा रहा तो उससे हमें पता चलेगा कि या तो कान के पर्दे में प्रॉब्लम है या उसके अलावा कान में वैक्स जमा है या कोई भी चीज़ हो। तो यानी ये जो मशीन है इससे हमें एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारा जो प्रॉपर साउंड है, जो हम आउटर ईयर से हमारा साउंड है वो मिडिल ईयर से होकर के इनर ईयर में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। ठीक है, तो ये जैसा अभी देख पा रहे हैं ये है बेरा। बेरा जो है उसको बोलते हैं ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री मशीन। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि इनर ईयर में यानी हमारा जो हमारा साउंड है वो सिग्नल हमारे इनर ईयर तक यानी ब्रेन तक पहुंच रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी इससे ये पता चलेगा कि मतलब जो ब्रेन तक हमारा जो सिग्नल है यानी हमारा मैसेजेस है, जो साउंड हमारा जाता है वो ब्रेन तक जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये आपको इसमें कोई भी आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आप पेशेंट होता है, पेशेंट को लिटा करके पेशेंट को रिस्पॉन्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें बिना पेशेंट को कोई रिस्पॉन्ड करे ही पता चल जाता है, ब्रेन से ही सिग्नल वो बता देगा कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये है स्पीच ट्रेनर। इसके बारे में तो मैंने बता दिया था पहले ही, पर फिर भी दोबारा बता दे रही हूँ कि इसमें स्पीच ट्रेनर के थ्रू हम ये बच्चों को स्पीच थेरेपी में देने में इम्प्रूव करते हैं। जैसे किसी को हियरिंग लॉस है या वो बोल नहीं पा, सुनता नहीं है। ठीक है, अब सुनना नहीं है उसको भी तो समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, उसको भी तो बुलवाने का प्रयास करना है। तो स्पीच ट्रेनर के माध्यम से हम उसमें देखते हैं कि कैसे उसकी स्पीच को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, स्पीच ट्रेनर का रिकवरी रेट कैसे रहता है बच्चों में, और कौन से एज से स्पीच ट्रेनर यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, उसमें क्या है कि देखिए जो बच्चे आते हैं सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर आपका 2 साल 1-1.5 साल से 2 साल में अगर बच्चा आपकी आवाज़ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, या वो कुछ बोल नहीं रहा है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करता है, शायद मम्मा या पापा जो भी वर्ड्स बोलता है शुरू करता है, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो हम जब बर्थ होते हैं ना, बच्चे जब जन्म लेते हैं अगर रो नहीं रहे हैं तो 90% चांसेस रहते हैं कि उसको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, जिसमें से स्पीच या हियरिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम 1.5-2 साल में ही हमको जैसे ही पता चलना है कि 1.5 साल या 2 साल में बच्चा हमारा नहीं बोल पा रहा है बिल्कुल भी, या हमारी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो हमको तुरंत ये एक्शन लेना चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर वो डॉक्टर के पास ले आते हैं, हमारे पास ले आएंगे तो हम उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पूरा बनाते हैं कि हमको कैसे कैसे क्या क्या वर्क करना है। अब अगर इसमें चांसेस ये है कि अगर आप जितना लेट करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फिर। तो स्पीच ट्रेनर का तो ये नहीं है, जैसे ही पेशेंट आते हैं अगर सुनने में दिक्कत है तो हम फिर स्टार्ट करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अभी हम लोग सर से बात करेंगे जो कि अभी मेडिकेशन में है और फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। तो सर से पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? नंद किशोर जी। आप कहाँ से हो? बलेरी। आप कौन से प्रोजेक्ट से है? ये जयंत प्रोजेक्ट से। सर है जयंत प्रोजेक्ट से। सर आपसे पूछना चाहेंगे, आप फिजियोथेरेपी करके आपको कितना लाभ हुआ है? लाभ तो हो रहा, लाभ तो हो रहा। जैसे आपको चलने पे प्रॉब्लम था और ठीक हो अभी हो रहा, वो सुधार है, उसमें सुधार है। आपका पहले क्या समस्या थी और कैसे समाधान हो रहा है? समाधान आपका ये जो भाई में लगा है वो उसके दे। नहीं सर, रोना नहीं है, आप तो चल पा रहे हैं। हाँ, चल रहा। आइए उनकी वाइफ से बात करते हैं और क्या समस्या थी सर के, पूरा थोड़ा विस्तृत जानते हैं। इनकी पैर में पहले ब्रेन हेमरेज हुई थी 16 में, 2 साल ठीक रहे, फिर उसके बाद पैरालिसिस मार दिया एक बार। तो पैरालिसिस मार दिया तो उठ नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग बहुत दिखाए, इधर उधर लखनऊ गए, लखनऊ में भी गए, उनको इलाज कराए 2 साल। वहाँ कुछ हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। फिजियोथेरेपी हम लोग इधर उधर करवाए, हम लोग ठीक से ले ना जाना पा रहे थे, इनको ले जाने में दिक्कत होती थी, उठाकर ले जाते थे बाइक पर बैठाकर। फिर बाद में हमको यहाँ पता चला 3 महीना पहले, 3 महीना से हम लगभग 2.5 महीना 3 महीना से आ रहे हैं। पहले से बहुत आराम है, इनके हाथ उठ जा रही है, रोटी नहीं तोड़ पा रहे थे, अब रोटी तोड़ने लगे हैं। अपने काम कर लेते हैं, बाथरूम का क्रियाक्रम, नहाना धोआना कर लेते हैं।
साबुन वाबुन लगाना होता है तो हम लगा देते हैं, पानी गिरा के थोड़ा सा धो दिए, बाकी सब अपना कपड़ा पहन कर निकल आते हैं बाथरूम से। अपने से कुर्सी ले जा कर के बैठ भी लेते हैं, सैंडल वैंडल पहन लेते हैं, पैर में जो दिए हैं मैडम दी हैं वो भी पहन लेते हैं। खाली बस इनको कुर्सी लगा कर दे देते हैं, थोड़ा सा अपने से लेकर पहन भी लेते हैं, हमको ज़्यादा इनको करना नहीं पड़ता है। कपड़ा है तो रख देते हैं, अपने से पहन लेते हैं। पहले हमको पहराना पड़ता था, चड्डी घलाई पहराते थे, लेकिन अब नहीं पहराते हैं, अब अपने से पहन लेते हैं। अब धीरे धीरे बहुत सुधार हो गई है। अब हमको थोड़ा भी यही है कि अपने से चलने लगे, थोड़ा देखते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर थोड़ा भी नहीं चल पाते थे, अब तो चल लेते हैं। यहाँ से मेन रोड तक चले जाते हैं पैदल धीरे धीरे, अब उतना नहीं वो करते हैं, अब बहुत आराम है पहले से। हमको पहले मालूम नहीं था कि यहाँ माने है, बाद में पता चला है तो आए हम लोग, यहाँ से अच्छा हो रहा है पहले से। अब छोड़ेंगे, रेगुलर करवाएंगे। नमस्कार, मैं SDC चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगरौली आज S1 न्यूज़ हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 2014 में हुई और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लगभग 4 विंग सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं जनता हित में, जनहित में। इसमें हमारा ब्लड सेंटर है जो लगभग 6500 यूनिट का लक्ष्य अपना इस साल कंप्लीट करने जा रहा है। 6500 यूनिट डोनेट कर पब्लिक तक पहुँचाने का ये सफलतम लक्ष्य हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। दूसरा हमारा विंग है खुला आश्रय गृह, बालिका खुला आश्रय गृह, जिसमें 25 बच्चियों का बैच हम लोग अंतिम छोर की बच्चियों को ला करके, जो स्लम्स की बच्चियां हैं, जिनके माँ बाप नशेड़ी हैं, अपने अपने बच्चों का शुद्ध बुद्ध नहीं लेते हैं, उन बच्चियों को ला करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं अपने सेंटर में। और लगभग 209 बच्चियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हम लोग कर चुके हैं। साथ ही तीसरा हमारा विंग है DDRC जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। इसमें हम लोग जितने निःशक्त जन हैं उनके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनका कृत्रिम अंग बना रहे हैं, उनके लिए उपकरण सहायक अंग प्रत्यंग प्रदान कर रहे हैं और ये सेवा निस्वार्थ भाव से और मुफ्त में किया जा रहा है। किसी से एक पैसा का अनुदान नहीं लिया जाता है। जो पेशेंट हैं, जो दिव्यांगजन हैं, हमें सामाजिक न्याय फंडिंग करती है, भारत सरकार फंडिंग करती है, जिससे हम ये पुनीत कार्य कर पा रहे हैं। और हमारा बिल्कुल यही लक्ष्य है कि सिंगरौली जिले में या सिंगरौली जिले के आसपास कोई भी व्यक्ति अपने दिव्यांगता के चलते वो आत्मनिर्भरता, उनका आत्मनिर्भरता में कमी नहीं हो, वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हम और हमारे टीम, जो मैनेजमेंट कमेटी की हमारी टीम है, वो दिन रात काम कर रही है। हमारे जितने सेवायुक्त हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फास्टर ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसमें हमारे डॉक्टर और सचिव भी हैं, जो डॉक्टर DK मिश्रा जी, वो अपनी टीम के साथ यहाँ से लेकर के सतना तक फास्टर ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को फास्टर ट्रेनिंग दे करके एक्सीडेंट जहाँ होता है उनको बचाया जा सके और हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके। इसमें सुचारू रूप से हमारी टीम काम कर रही है और आगे भी हम चाहेंगे कि सिंगरौली जिले में ये चारों विंग में जो भी काम हो रहा है हम लोग और इसको बढ़ाएं। हमारे यहाँ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में वेरा मशीन का भी स्थापना हो गया है, फिजियो डिपार्टमेंट है और PNO डिपार्टमेंट है। इसमें एक से एक काम किया जा रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में जिस तरह का अंग प्रत्यंग बनाया जा रहा है, उससे बढ़िया हम लोग यहाँ क्वालिटी आपके सुदूर क्षेत्र सिंगरौली में मुहैया करा रहे हैं दिव्यांगों के लिए। और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम लोग इससे और बेहतर काम कर सके। ब्लड सेंटर में हम लोग FLSS यूनिट चालू कर दिए हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ
सिंगरौली के लिए होगी, जब हम लोग ब्लड सेपरेशन यूनिट चालू करने के लिए अग्रसर हैं और उसमें इक्विपमेंट भी आने वाला है। उसके बाद से लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर यहाँ की जनता के लिए ब्लड सेपरेशन यूनिट डाल देंगे, जो जबलपुर और बनारस के बीच में ये पहला सेंटर होगा। और एनटीपीसी, एनसीएल, सामाजिक न्याय, हमारे कलेक्टर साहब और हमारे मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगरौली में काम करने वाले सभी सेवायुक्तों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जो दिन रात करके और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सिंगरौली को अग्रणी बनाने में अहम योगदान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।